नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि साथियों आप सभी को विदित है कि हमारे एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए डीबीएमएस और एसक्यूएल का जो है शाम 4 बजे से एक लाइव टेस्ट आयोजित होने वाला है, जो कि अब आपके सामने शुरू हो चुका है। इस डीबीएमएस और एसक्यूएल के लाइव टेस्ट के अंतर्गत हम पहला टेस्ट आपके सामने लेके आए हैं। इसी प्रकार से हर रविवार आपको जो है डीबीएमएस और एसक्यूएल के जो है लाइव टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें आप जुड़कर जो है अपनी तैयारी को परख सकते हैं। ये पहला टेस्ट है, इसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चन रखे गए हैं। आगामी टेस्ट के अंदर और जो है डीबीएमएस और एसक्यूएल के क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से जो है हर रविवार आपको देखने को मिलेगा ये टेस्ट। तो उसके अंदर आप प्रैक्टिकल भी जुड़कर जो है देख सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे जैसे जैसे हमारे टेस्ट बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज जो टेस्ट है उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ध्यान रखिए कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास जो है 10 सेकंड का समय रहेगा। आपको जैसे पहले भी बता दिया गया था कि ये सारे के जो जितने भी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, इनकी क्लासेज और नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। क्लासेज हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, और इसके जो आंसर और जो इसकी पीडीएफ है वो आप जो है हमारे एनवीर एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सभी साथियों तैयार हो जाइएगा। इनमें से डेटाबेस का प्रकार है स्ट्रक्चर, नॉन स्ट्रक्चर, सॉफ्ट या ए एंड बी दोनों। साथियों ध्यान रखिए, आपके पास 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उस समय के दौरान आपको जो है इन सभी का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रखिए, प्रश्न का आंसर जो है आप सही तरीके से दें। पहला प्रश्न और उसके अंदर ए बी सी डी कौन सा सही है वो आपको देना है। चलिए भाई, पहले प्रश्न के लिए जो समय दिया गया था आपको वो समाप्त हो चुका है। आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर अब मैं लेके आ रहा हूं। देखिए, मैंने यहाँ पर पूछा है कि इनमें से डेटाबेस के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर दोनों जो है डेटा टाइप किसके प्रकार है भाई, ये एक डेटाबेस के प्रकार है। यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होता है। जिन्होंने डी वाला ऑप्शन दिया है भाई, उनका आंसर एकदम सही होता है। अब देखिएगा, मैं इसको समझाता हूं, थोड़ा सा समझिए कि ये डेटाबेस है जिसके अंदर हमारे पास दो प्रकार है। एक तो है आपका स्ट्रक्चर और एक है आपका नॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो भी डेटा या ऐसा डेटाबेस जिसको किसी एक फिक्स फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, किसी एक फिक्स फॉर्मेट में स्टोर किया जाए, जिससे हम जब भी उसके अंदर से कोई डेटा प्राप्त करना चाहे तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो वो होता है स्ट्रक्चर के श्रेणी में, जिसके अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं टेबल। इसी प्रकार नॉन स्ट्रक्चर के अगर आप देखोगे तो इसके अंदर डेटा जो होता है वो किसी फिक्स फॉर्मेट में सेव नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें डेटा जो है किसी भी तरीके से और किसी भी फॉर्मेट में सेव हो सकता है, तो उसे हम नॉन स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। जैसे आप वेब पेज जो देखते हैं वो आपका नॉन स्ट्रक्चर डेटा टाइप है। यानी जो वेब पेज होता है, आपको पता होगा कि वेब पेज के अंदर कभी तो वीडियो ऊपर आ जाता है, टेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, कभी यहाँ पर टेक्स्ट इधर आ जाते हैं, कभी इमेज आ जाती है साइड में, तो उसके अंदर कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता डेटा को सेव करने के लिए, तो वो आपका यहाँ पर नॉन स्ट्रक्चर का होगा। तो पहले प्रश्न का आंसर जो है डी वाला ऑप्शन जिसने दिया है वो सही है। डेटाबेस के दो प्रकार है, स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने है सर्वर से डेटा के लिए, ठीक है। प्रश्न को थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। सर्वर से डेटा के लिए रिक्वेस्ट करने वाला कौन होता है, क्लाइंट, सर्वर या इनमें से कोई नहीं। सभी जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दें। चलिए, तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न के लिए जो समय था वो समाप्त हो चुका है। अब आप देखिए, यहाँ पर मैंने इसके लिए भी स्ट्रक्चर जो है वो बताया था आपको कि सर्वर से डेटा के लिए रिक्वेस्ट करने वाला कौन होता है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपका आंसर देने से पहले मैं एक आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि इंटरनेट के अंदर दो प्रकार से यहाँ पर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। मान लिया एक है यहाँ पर क्लाइंट और एक होता है सर्वर। ये दो जो आप मान सकते हो दो व्यक्ति हैं कोई, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर जो है होता है इनका इंटरनेट के अंदर, ठीक है। तो ये क्लाइंट है और ये है सर्वर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी डेटा को प्राप्त करना हो तो प्राप्त करने के लिए जो रिक्वेस्ट करेगा वो होगा आपके क्लाइंट, और सर्वर कौन होगा कि जो रिक्वेस्ट की गई है
उस रिक्वेस्ट के ऊपर जो है आवश्यक प्रक्रिया करने वाला या एक्शन लेने वाला वो कौन होगा? सर्वर। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि यहां पर एक राम नाम का व्यक्ति है जो यूट्यूब का यूज करते हुए यहां पर सर्च कर रहा है एसक्यूएल बाय संपत सर। तो ये रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर के पास जाएगी, किसके? यूट्यूब के पास। यूट्यूब सर्च करेगा कि यहां पर संपत सर की कोई एसक्यूएल क्लास है क्या, तो वो क्या करेगा, उसकी सारी वीडियोस को क्या करेगा, वापस इसको दे देगा। तो यहां पर रिक्वेस्ट किसने की थी? राम ने की थी। राम कौन है भाई? क्लाइंट है। और उस रिक्वेस्ट पे एक्शन किसने लिया था? सर्वर ने लिया था, यानी यूट्यूब। तो आपको इस प्रकार से समझना। अब क्वेश्चन आपके सामने था कि सर्वर से डेटा कौन मांगेगा या सर्वर के लिए रिक्वेस्ट कौन करेगा, तो वो होगा आपके क्लाइंट। तो पहले इस दूसरे प्रश्न का यहां पर क्लाइंट वाला जो है सही है। साथियों, अगर आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और प्लीज अपनी तरफ से एक शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। समय रहे तो जल्दी से शेयर कर दे ताकि आगामी प्रश्न के अंदर और जितने ज्यादा यहाँ पर कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही अपन को जो है ज्यादा मजे आने वाला है आज की टेस्ट में। आपको भी अपना स्तर पता चलेगा कि भाई आप कौन से स्तर पर हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? कई दफा एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटाबेस मैनेजर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर या फिर आपका नन ऑफ द अबव। जल्दी से इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका था और इसका जो समय दिया गया था आपको वो भी समाप्त हो चुका है। अब देखिए यहां पर इसके बारे में कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म पूछा गया यहां पर। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपको पूछ ले जाए कि डीबीएमएस क्या है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो सिंपल सा है कि आपने अभी आपको जो है मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि एक डेटाबेस है या डेटा जो है वो दो फॉर्मेट में है, आपका स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन स्ट्रक्चर। अब ये जो डेटा है इस डेटा को क्या किया जाता है कि स्टोर किया जाता है सर्वर के ऊपर। ठीक है, ये सर्वर के ऊपर डेटा स्टोर है। तो अब आपने मान लिया कि कोई भी डेटाबेस जो है वो सर्वर के ऊपर स्टोर कर दिया है। देखो अब डेटाबेस जो है उसको सर्वर पे आपने स्टोर किया है। अब क्या है कि उस डेटा को उस सर्वर से प्राप्त करने के लिए कई यूजर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। अब रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, किसी के पास डेटा आया, किसी के पास नहीं आया। चलो मान लीजिए कि इन तीनों के पास डेटा आ चुका है। अब कोई यूजर क्या कर रहा है कि इस डेटा के अंदर क्या कर रहा है, इस डेटा को सिर्फ देख रहा है। कोई यूजर है जो उस डेटाबेस के अंदर क्या कर सकता है, कोई अपडेट कर रहा है। कोई यूजर है जो उसके अंदर डेटाबेस में से कुछ रोज को डिलीट कर रहा है या कॉलम्स को डिलीट कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ ऑपरेशंस इसके ऊपर कर रहे हैं इस डेटाबेस के ऊपर जो सर्वर के ऊपर स्टोर है। चलो अब ये सारे के सारे जो ऑपरेशन हो रहे हैं तो इनको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बना होता है। इन सभी ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बना होता है जिसको हम क्या कहते हैं भाई, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सिंपल सा है कि एक सर्वर के ऊपर स्टोर किए गए डेटा के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर जब भी कोई प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है तो उस ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बना होता है जिसको हम डीबीएमएस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा और इसी प्रकार से पूरी बेहतरीन जो है आपको तैयारी करवाई गई है क्लासों के अंदर। तो जो भी आज पहली बार इस टेस्ट को जुड़े हैं या हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल के ऊपर जाके आप इस टेस्ट के बाद जो है सारे वीडियोस जरूर देखें ताकि नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में आप टॉप कर सकें। चौथा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, किसी डेटा को तेजी से प्राप्त करने में कौन सहायक होता है? डीबीएमएस, फाइल सिस्टम, फोल्डर्स या नन ऑफ द अबव। तो देखिए आपका इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो समय दिया गया था वो भी समाप्त हो चुका है। अब इसको भी आप अच्छे से समझे। यहां पर क्वेश्चन आपके सामने था कि किसी भी डेटा को अगर आप फास्टली एक्सेस करना चाहते हैं तो वहां पर आपके लिए कौन हेल्प करेगा, डीबीएमएस, फाइल सिस्टम, फोल्डर्स या नन ऑफ द अबव। तो इसमें सीधा सा आंसर है आपका डीबीएमएस। अब ये क्यों है मैं आपको बता देता हूं। देखिए डीबीएमएस से पहले आपको मैंने जब क्लास ली थी तब बताया था डीबीएमएस वर्सेस फाइल सिस्टम वाले क्लास से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। तो एक था आपके फाइल सिस्टम, एक था डीबीएमएस। अब ध्यान से समझिए इसको कि डीबीएमएस से पहले जो है फाइल सिस्टम का यूज होता था। अब आप बोलेंगे कि सारा का सारा काम फाइल सिस्टम में अच्छे खासे तरीके से हो रहा है जो आज भी आप यूज लेते हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर, तो डीबीएमएस क्यों आया? देखिए मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि एक यूनिवर्सिटी है एबीसी नाम से, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी से किसी स्टूडेंट का एक
किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का मुझे कोई डेटा प्राप्त करना है। अगर मैं फाइल सिस्टम का यूज करते हुए अगर इस डेटा को प्राप्त करना चाहता हूं तो क्या होगा कि मैं जैसे इससे रिक्वेस्ट करूंगा तो यहां से ये एक रिकॉर्ड का जो फाइल है कंप्लीट, वो फाइल या उसका जो फोल्डर्स है वो पूरा का पूरा अपने पास इस सिस्टम के ऊपर आएगा। अब देखो वहां से वो जब अपने पास सारा सिस्टम आएगा, अपन को रिकॉर्ड तो एक चाहिए था लेकिन वो कंप्लीट फाइल्स अपने पास आएगी फाइल सिस्टम के अंदर। किसी एक को आप नहीं ले सकते। आपने देखा होगा कि आप अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हो और अगर आप में उसमें कोई आपने एमएस वर्ड में कहीं पर काम किया है तो क्या आप उसमें से किसी एक पर्टिकुलर रो को आप जो है कहीं पर लेके आ सकते हो क्या? नहीं ला सकते हो। या उसको आप अगर प्राप्त करना चाहते कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। आपको उसको पूरी फाइल को उसको जो है यूजर को देना पड़ेगा या आपको लेना पड़ेगा। तो वो पूरी फाइल्स आ रही है वहां से, तो उस फाइल्स को आप जब इंटरनेट का यूज कर हम ले रहे हैं तो वहां पर क्या है कि वो डाउनलोड होगी तो बहुत ही ज्यादा क्या करेगी, एक्स्ट्रा टाइम भी जो है यूज करेगी। क्यों कि जैसे यहां पर स्टूडेंट का डेटा है यहां पर 2 KB का मान के चलो आप, और ये फाइल जो है वो है कम से कम यहाँ पर अंदाजा हम ऐसा अंदाजा लगा देता, अब स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी है तो वहां पर तो बड़ी फाइल बनेगी, तो मैं एक अंदाजन ले रहा हूँ कि ये 1 GB का है, तो 1 GB का डेटा अगर यहाँ पर डाउनलोड होगा या 100 MB है जो भी, तो उसको डाउनलोड होने में यहाँ पर क्या होगा, टाइम तो लगेगा। लेकिन मैं अगर DBMS का यूज करूँ तो इसमें क्या होते हैं, सिर्फ क्वेरी को रन करो और वहां से भले सर्वर के ऊपर डेटा क्यों ना हो, वहां से वो यूजर का ही डेटा आएगा जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि 2 KB का डेटा है। तो सिंपल से आपको समझ में आ चुका कि DBMS का यूज करके हम डेटा को फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। चलिए 5वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, किसी डेटा पर अपडेट से क्या तात्पर्य है? किसी भी डेटा पर अगर हम अपडेट कमांड चलाते हैं तो उसका मतलब क्या है? नया डेटा जोड़ना, डेटा को हटाना, पहले से मौजूद डेटा में बदलाव करना, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिए क्वेश्चन एग्जाम में कई दफा पूछा जा चुका है। चलिए तो यहां पर आपका इस क्वेश्चन के लिए भी जो समय था वो समाप्त हो चुका है। तो समझिए इस क्वेश्चन को कि किसी भी डेटा पर अगर आप अपडेट करते हो तो उस अपडेट से क्या मतलब है? अपडेट का मतलब होता है कि अगर पहले से आपका कोई डेटा मौजूद है तो उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, बदलाव कर रहे हो। कैसे समझे कि मैंने एक राम नाम का स्टूडेंट है मान लीजिए या कैंडिडेट है जिसकी एज मैंने 22 डाल दी। अब अगर मैंने ये 22 जैसी एज डाली और मैं अब इस एज को अपडेट मतलब इस एज को चेंज करना चाहता हूं 23 से, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अपडेट काम करूंगा। तो पहले से मौजूद था ये डेटा तभी जाके हमने इसके ऊपर काम किया, तो अपडेट आपका यहां पर काम करता है। यानी आप पहले से जो कंटेंट जो मौजूद है उसके अंदर आप जाके कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। समझ में आ चुका होगा सभी को। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, इनमें से किसे कैंडिडेट की में जोड़ सकते हैं? ठीक है ना, यानी इसमें से किसको हम जो है कैंडिडेट की में जोड़ सकते हैं? रोल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, नेम, या फिर ए एंड बी दोनों। अब जिनको कीज का जो मैंने क्लास लिया था वो कीज का टॉपिक जिसको क्लियर है, मैं कहता हूं वो आसानी से इसका आंसर फटाफट दे देगा। चलिए यहां पर अब आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर लेके आ रहा हूं। जिन्होंने आंसर दिया है अपना आंसर जांच करें भाई। इस प्रश्न का आपका सीधा सा आंसर है डी, ए और बी दोनों। अब ये क्यों है इसको समझिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा की का जो टॉपिक बनाया था आपको उसके बारे में। की क्या कर रहा है, रिलेशन कर रहा है। अब कैंडिडेट, देखो की को बाद में पढ़ेंगे हम, या की को मैं थोड़ा बाद में समझूंगा, आपको पहले समझिए आप ये कैंडिडेट जो की है, ठीक है, ये क्या है भाई, ये कैंडिडेट की क्या है। देखिए आप कोई भी आपके पास टेबल है जिसके अंदर आपके पास रिकॉर्ड है, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया रोल नंबर, ठीक है, यहां पर लिख दिया मैंने नेम और यहां पर लिख दिया मैंने एज। अब रोल नंबर में रोल नंबर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर है आपका राम और यहां पर है आपका श्याम और यहां पर वापस मैंने राम डाल दिया। एज यहां पर 22 है, यहां पर 21 है और यहां पर 24 है, मान के चलो। अब मैंने क्या किया, जब भी कोई काम हुआ या इसकी कोई फीस के रिगार्डिंग मैंने किसी डेटा का या किसी भी यूजर का मेरे को कोई फीस प्राप्त करना है, तो आगे गए तो यहाँ पर क्या है कि इसकी भी फीस 5000 है, इसकी भी फीस 5000 है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो इसलिए कि यहाँ पर ये दोनों के दोनों यूजर सेम है। तो अब आप बोलेगे कि मुझे किसका फीस जो है मुझे या किसकी फीस को जो है एक्सेस करना है, किसके ऊपर एक्शन लेना है, तो वहां पर आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाएंगे या आपको प्रॉब्लम होगी उस डेटा को पहचानने में। तो वहां पर अपन के पहचानने के लिए हम एक की का हेल्प लेते हैं। जैसे यहां पर मैं ले सकता हूं रोल नंबर का। अब देखो यहाँ इस राम का रोल नंबर 1 है और इसका रोल नंबर जो है वो है 3। तो ये सारा आपको हेल्प कौन किया, यहां पर ये हेल्प किया आपका कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की को आपको याद ऐसे रखना है कि ऐसी कीज जिसकी मदद से हम किसी भी टेबल में डेटा को एक यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब अलग अलग प्रकार की टेबल में अलग अलग प्रकार की कैंडिडेट की हो सकती है।
ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट की में वही की या एट्रीब्यूट ऐड किया जाता है जिसके अंदर हमेशा जो वैल्यू होती है वो यूनिक होती है। क्या होती है? यूनिक होती है। जैसे रोल नंबर कभी रिपीट होता है क्या? नहीं होता। देखो नेम हो चुका है, एज हो चुका है, लेकिन नेम हो चुका है, एज हो चुका है, फीस हो, ये डुप्लीकेट हो सकते हैं वैल्यू, लेकिन रोल नंबर हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया, आधार आईडी हो गया, आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, बैंक नंबर हो गया, मोबाइल नंबर, ये वापस रिपीट नहीं हो सकते हैं। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की का सिंपल सा डेफिनेशन बनता है कि यूनिक किसी भी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कीज का जो समूह होता है उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। ठीक है। और प्राइमरी की आपको पता ही होगा, वो सारा टॉपिक इसके अंदर मैंने बताया था कैंडिडेट की के अंदर कि हम एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं, और उसका एक और रूल था कि उसको अंदर हम नॉट मतलब जो वैल्यू है वो खाली नहीं छोड़ सकते हैं। भाई खाली छोड़ेंगे तो वहां पर और प्रॉब्लम होगी आपको। जैसे मैं इस राम को एक्सेस कर रहा हूं, यहाँ पर वैल्यू थी नहीं तो वहां पर प्रॉब्लम होगी। अब कैंडिडेट की है तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इसका रूल है कि अपन वहां पर उसको वैल्यू को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और अगर ये समझ में आ गया तो जल्दी से भाई लाइक बटन दबा दीजिए। सातवां प्रश्न आपके सामने, थ्री टायर आर्किटेक्चर में बिजनेस लेयर को किस नाम से जाना जाता है? प्रोसेस, डीबग, एप्लीकेशन सर्वर या फिर क्लाइंट सर्वर? जल्दी से सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें। थ्री टायर आर्किटेक्चर में बिजनेस लेयर को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहां पर आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जो है वो है आपका सी, एप्लीकेशन सर्वर। अब ये क्या है इसको समझिए। देखिए इसमें क्या है, मैंने बोला थ्री टायर। मैंने जब ये क्लास ली थी तो सिंपल सा आपको पहले बताया था कि टायर का मतलब क्या है भाई? लेयर। क्या है? लेयर है इस टायर का मतलब। अब इसके अंदर क्या है कि कोई आर्किटेक्चर इकोसिस्टम है जिसके अंदर तीन लेयर है। तो पहली लेयर में एक बार बता देता हूं, यहां पर जैसे ये क्लाइंट है, अब यहां पर क्या है, ये एप्लीकेशन सर्वर है, और यहां पर क्या है, अपना डीबीएमएस है। क्या है भाई? डीबीएमएस है। अब इसमें क्या है, देखो इस क्लाइंट के ऊपर यूजर है मान लिया। अब इसमें ये एप्लीकेशन सर्वर का मतलब क्या है कि इससे पहले एक आपको टू टायर मैंने पढ़ाया था। तो इस थ्री टायर को यूज करने का रीजन क्या है भाई, ये समझिए। टू टायर में क्या है कि ये क्लाइंट है जो सीधा किससे कनेक्ट होता था? डीबीएमएस से। अब मान लिया कि ये तीन क्लाइंट है, ये तीन क्लाइंट है। अब ये तीनों के तीनों इससे डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, तो डेटा को फास्टली ये भी एक्सेस कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये कर रहा है। इस डेटा को एक्सेस करने के दौरान क्या पता ये डेटा बीच में आता है तो इसके अंदर कुछ चेंजेज हो गया, या डेटा करप्ट हो गया, या इस डेटा के अंदर इसने कुछ गलत कर दिया, या इस डेटा को इसने कुछ हैक कर दिया, गलत हो गया। तो देखो डेटा इसने गलत किया या इसके अंदर कुछ करप्ट किया, ये सभी को इसका जो है इसको भुगतना पड़ेगा। तो टू टायर के अंदर क्या है, डेटा का लॉस होने का जो है प्रॉब्लम रहता है। तो क्या हुआ कि थ्री टायर आर्किटेक्चर को डेवलप किया गया था, थ्री टायर। और इसके अंदर एक चीज क्या है कि यहां पर क्लाइंट जो है वो अपनी जो भी वैल्यू, जैसे आप बैंक के अंदर गए, आपको 5,000 रुपए निकालने हैं, तो आप वहां से विड्रॉल की स्लिप लेते हैं। उस स्लिप के अंदर आप क्या करते हैं, अपना बैंक नेम और आपका जो भी अकाउंट नंबर है, आप अमाउंट भर के इसको देते हैं कैशियर को। कैशियर जो क्या करता है, जो भी ऑपरेटर है वो क्या करेगा, उसको एक सॉफ्टवेयर के अंदर जो है उसको फीड करेगा, जो भी अपनी डिटेल होगी उसको फिल करेगा। अब वो सॉफ्टवेयर जो है उनके सामने जो ओपन है बैंक का, वो क्या कहलाएगा भाई? एपीआई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एपीआई। इस एपीआई की मदद से जैसे ही वो वैल्यू को जो है फिल करता है, जैसे अकाउंट नंबर भर दिया, अमाउंट भर दी, उसका नाम, अकाउंट नंबर जो भी उसका भरा, सिटी वगैरह, और जैसे ही वो वहां से ओके या सेंड बटन दबाएगा या सबमिट दबाएगा, तो वो क्या होगा कि वो जो भी उसने रिक्वेस्ट की है वो यहां पर आएगा, और यहां पर आने के बाद वो क्या होगा, क्वेरी में कन्वर्ट होगा। किसमें? क्वेरी में। आपको पता होगा एसक्यूएल के अंदर डेटा क्वेरी के रूप में लिखा जाता है या एक्सेस किया जाता है। तो इस क्वेरी के अंदर बदलेगा, क्वेरी क्या करेगी कि सीधा इस डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करेगी। ये डेटा यहां पर आएगा एप्लीकेशन सर्वर, और ये यहां पर जाएगा। अब इसमें क्या है भाई, देखो ये यूजर यहां पर बैठा है, अब ये डायरेक्ट यहां से एक्सेस नहीं कर पा रहा है डीबीएमएस को। तो इससे क्या है, डेटा जो डेटा है इसके अंदर डेटाबेस में स्टोर, उसको क्या हो गया, सेफ्टी मिल चुका है, सिक्योरिटी मिल चुका है। इसलिए थ्री टायर आर्किटेक्चर को यूज लेते हैं। और ये आपका जो एप्लीकेशन सर्वर है वो क्या करता है, इसको जो भी यूजर की जो रिक्वेस्ट है उसको क्वेरी में कन्वर्ट करता है, और वापस जब ये डेटा क्वेरी के रूप में आता है उसको डेटा यूजर के सामने कन्वर्ट करने के लिए जो है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वापस इस एपीआई पे भेज देता है। तो यहां पर आपका ये जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, दूसरे नाम में बिजनेस लेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो सभी को समझ में आ चुका होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्कीमा क्या है? प्रोसेस, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे भाई।
अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन था स्कीमा क्या है, तो स्कीमा का सिंपल सा आंसर है आपका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखिए साथियों जितने भी मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं ये सारे के सारे मैंने जो क्लासें ली है जो नोट्स दिए उनमें से ही है, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है ना। अब स्कीमा है तो इसका मतलब है कि जब भी हम कहीं पर भी डेटाबेस के अंतर्गत स्कीमा यूज करेंगे तो उसका मतलब है कि हम जो डेटा को स्टोर कर रहे हैं कहीं पर, तो उस डेटा का जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है आपका स्कीमा। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, जो डेटा आपके टेबल के रूप में स्टोर है उसके बारे में, कि ये डेटा जो है उसके अंदर। अब देखो ये इसको अच्छे से समझ लीजिए, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है, कि ये डेटाबेस है, ठीक है, ये डेटाबेस है जिसके अंदर मेरा डेटा स्टोर है। अब इसके अंदर लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन यानी स्कीमा का क्या बताता है अपन को, ये दिखाएगा कि इस डेटाबेस में इस टेबल का नेम क्या है, इसके अंदर एट्रीब्यूट क्या क्या है। अब जल्दी से एक बार सभी कमेंट बॉक्स में भी बता दे भाई एट्रीब्यूट और टपल के अंदर क्या डिफरेंस है, एट्रीब्यूट और टपल्स के अंदर क्या डिफरेंस है भाई, जल्दी से बता दीजिए। चलिए भाई सभी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। मैंने जब इसके बारे में बताया था आपको रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में, सॉरी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, तब बताया था आपको कि जो ये कॉलम है इसको हम क्या कहते हैं, हम एट्रीब्यूट कहते हैं, ये जो रो है इसको हम क्या कहते हैं भाई टपल कहते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर क्या था कि ये यहाँ पर कौन कौन सी डिटेल देगा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर स्कीमा, ये देखा कि इस टेबल का नेम क्या है, इस टेबल में जो डेटा है वो किस किस रूप में है, यानी उसमें एट्रीब्यूट कौन कौन से है, उसमें रोज कौन कौन सी है यानी टपल कौन कौन सी है, और इसके अंदर जो डेटा है वो किस टाइप का है, किस टाइप का मतलब है कि इसमें डेटा कहां पर कैरेक्टर प्रकार का है, कहां पर इंटीजर प्रकार का, कहां पर फ्लोट प्रकार का है, तो ये भी ये बता देता है। तो ये सारा का सारा कौन बताता है, स्कीमा बताता है। तो यहां पर सिंपल सा याद रखना है कि स्कीमा का मतलब क्या है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। साथियों अगर आपको आगामी जितनी भी आपकी जो टेस्ट सीरीज आए इसी प्रकार पूरी समझने हैं, तो अगर आपको समझने के साथ साथ अगर आपको क्लियर करनी है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या एक टेबल में एक से अधिक प्राइमरी की हो सकती है। अब यहां पर आपको बताना क्या ये कथन सत्य है, असत्य है। तीसरा है प्राइमरी की एक भी नहीं हो सकती है किसी टेबल में, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, सभी इस प्रश्न को देख लीजिएगा कि मैंने पूछा है कि आपको क्या आप किसी टेबल में एक से अधिक प्राइमरी की, टेबल में जो है एक से अधिक प्राइमरी की हो सकती है क्या। तो मैंने जब अभी आपको कुछ क्वेश्चंस पहले ही बताया था कि किसी भी टेबल में प्राइमरी की सिर्फ एक ही हो सकती है, ठीक है। तो आप ध्यान रख लेना, यहां पर मैंने क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा है कि एक टेबल में एक से अधिक प्राइमरी की हो सकती है, तो ये कथन यहां पर असत्य है। जिसने बी वाला आंसर दिया है उसका आंसर एकदम सही है। अब इसका मतलब क्या है पहले समझिए, किसी भी टेबल में प्राइमरी की क्यों बनाई जाती है। प्राइमरी की हम इसलिए बनाते हैं ताकि उसमें जो जितना भी डेटा है उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रोल नंबर ले सकता हूँ, एम्प्लॉय आईडी ले सकता हूँ। अगर प्राइमरी की आप यूज ले रहे हो तो इसके लिए कुछ रूल्स होता है। जैसे पहला रूल से आप पता लगा सकते हो कि इसके अंदर जो डेटा होता है वो हमेशा यूनिक एंटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई नेम को लिया और उसको प्राइमरी की सेट कर दिया, ये गलत होगा। प्राइमरी की हमेशा उसी के ऊपर अप्लाई की जाती है, उसी एट्रीब्यूट के ऊपर जिसके अंदर हमेशा जो डेटा होगा वो यूनिक होगा। दूसरा वो नॉट नल, मतलब उसके अंदर जो है वैल्यू खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर रोल नंबर को सेट कर दे तो उसके अंदर कोई भी कहीं पर कोष्टक जो रो है टपल है उसके अंदर आप वैल्यू जो है वो खाली नहीं छोड़ सकता है। तो ये दोनों रूल्स आपको प्राइमरी की के याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। 10वां प्रश्न आपके सामने है, किस एट्रीब्यूट की वैल्यू एक ही हो सकती है, डबल, कंपोजिट, सिंगल या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 10वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं, ठीक है। यहां पर आप देखिए इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का आपका सिंपल सा उत्तर होगा यहां पर सिंगल, ठीक है ना। किस एट्रीब्यूट की वैल्यू एक ही हो सकती है, तो इसका आंसर आपका होगा सिंगल, ठीक है ना। ये मैंने आपको एट्रीब्यूट के रिगार्डिंग जब क्लास ली थी वहां पर आपको बताया था। अब एक ही हो सकती है मतलब रोल नंबर जो है, अब जैसे ये अभी मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, कॉलम। तो ये कॉलम है, इस रोल नंबर के अंदर आप देख सकते हो कि रोल नंबर किसी व्यक्ति का एक ही हो सकता है, 101, 102, ऐसे नहीं कि भाई 101 103 इनको ही दे दिया, नहीं दिया। तो ये इस प्रकार की जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है, सिंगल एट्रीब्यूट वैल्यू कहलाती है। इस प्रकार से आपको मैंने मल्टी वैल्यूड है, डबल है, ये सारी मैंने आपको बताई है, कंपोजिट वगैरह आप देख लेना वीडियो को, ठीक है। 11 प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। अब एसक्यूएल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म बताना है आपको, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सॉरी स्ट्रक्चर क्वेरी लिस्ट, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज,
सैंपल क्वेरी लैंग्वेज या फिर नन ऑफ दीज अबव? चलिए भाई यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन के लिए जो समय था वो समाप्त हो चुका है। ध्यान से देखिए यहाँ पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होगा आपके स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या होगा भाई? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब जल्दी से एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं कि एसक्यूएल का, अभी इसी क्वेश्चन से मैं 2 क्वेश्चन और बना रहा हूं यहीं पर, आपको बताना है कि इस एसक्यूएल से मतलब जो एसक्यूएल का नाम रखा गया है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इससे पहले इसका नाम क्या था भाई? इसके लिए भी आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आपको बताना है कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से पहले इसका नाम क्या था। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूं यहां पर। चलिए भाई, जिन्होंने आंसर दिया है अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो समझिएगा। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से पहले इसका नाम था सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, सॉरी। तो वो आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से पहले था स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। अब एक चीज आप हमेशा नोटिस करना कि वो इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज जो है वो क्यों रखा गया है, ताकि एसक्यूएल के अंदर आप जितने भी कमांड यूज लेते हैं ना, वो सारे के सारे क्या है, कोई ना कोई इंग्लिश के स्पेलिंग यानी इंग्लिश का कोई ना कोई वर्ड है। जैसे क्रिएट है, ठीक है, डिलीट है, ड्रॉप है, ये सारे के सारे इंग्लिश के वर्ड हैं। इसलिए इसका नाम पहले इंग्लिश स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज रखा गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इसमें क्वेरी वगैरह हम टाइप करते हैं, तो इसलिए हम इसका नाम क्वेरी रख देते हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आपको इसी के बेस पर देता हूं कि एसक्यूएल जो है ये इसका बेस कौन है? एसक्यूएल का बेस किसे कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिए भाई। एसक्यूएल का बेस किसे कहा जाता है? जल्दी से बता दे भाई। मेरी जितनी भी क्लासेस सभी ने ज्वाइन किया तो वो फटाफट आंसर दे देंगे। चलिए भाई, आपका इस क्वेश्चन के लिए भी समाप्त हो चुका है समय। अब देखिए यहाँ पर समझिए कि एसक्यूएल का जो बेस है वो कहा जाता है रिलेशनल अलजेब्रा को। मैंने आरए के बारे में आपको पूरा पढ़ाया था। अगर क्लास से नहीं देखे तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है ना। तो रिलेशनल अलजेब्रा आपके सिलेबस में भी है, ध्यान रख लीजिएगा। और अगर आप कोई भ्रम में हो कि भाई हम एसक्यूएल नहीं पढ़ेंगे, नो एसक्यूएल पढ़ेंगे, तो ये आप सबसे बड़े कीचड़ में फंसने वाले हो आने वाले टाइम में, ठीक है ना। आप समझिए यहाँ पर ये एसक्यूएल का बेस जो है रिलेशनल अलजेब्रा, यानी एसक्यूएल के अंदर आप जिस प्रकार से क्वेरी ये सारा जो काम कर रहे हो आप सेलेक्ट वगैरह, तो ये सारा जो मेथड है आपको रिलेशनल अलजेब्रा में भी मिलता है। रिलेशनल अलजेब्रा को क्या कहा जाता है? एसक्यूएल का बेस कहा जाता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12 आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एसक्यूएल टाइप? आपको बताना है इनमें से एसक्यूएल का वैलिड डेटा टाइप नहीं है वो कौन सा है? फ्लोट, न्यूमेरिक, डेसिमल या कैरेक्टर? चलिए, तो यहां पर आपका इस क्वेश्चन के लिए समय समाप्त हो चुका है। और समझिए इसको कि यहां पर मैंने पूछा कि एसक्यूएल का वैलिड टाइप कौन सा नहीं है, तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका डेसिमल। अब देखिए डेसिमल क्यों नहीं है? फ्लोट जो होता है उसके अंदर डेसिमल वैल्यू आ जाती है भाई, आपको पता होगा। तो मैं आपके सामने इसके सामने आंसर भी लिख रहा हूं। जैसे ये है, इसके अंदर नॉर्मल से मैं वैल्यू लिख सकता हूं 52, और यहाँ पर कैरेक्टर है तो मैं इसके अंदर CAB कुछ भी लिख सकता हूं, जो भी आप माने। तो ये जो डेसिमल होता है ये क्या ऑलरेडी ये फ्लोट, इसको जो है डेसिमल की जो वैल्यू होती है वो फ्लोट रिप्रेजेंट करता है। तो ये डेसिमल जो है वो कोई भी प्रकार का डेटा टाइप नहीं होता है एसक्यूएल के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका इस क्वेश्चन के लिए सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए 13वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DDL कमांड? ठीक है, ट्रंकेट, ऑल्टर, क्रिएट और अपडेट। सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो देखिए यहाँ पर आपका जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए भाई। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा डी, अपडेट। देखिए यहाँ पर क्या है, DDL का फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए भाई। ये मैं नहीं पूछना चाहूंगा, बता देता हूं आपको। DDL का फुल फॉर्म होता है आपका डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो डेटा के बारे में जो डेटा को डिफाइन कर रहा है। तो उसके अंदर आपने देखा होगा ऑल्टर आता है, ट्रंकेट आता है और क्रिएट आता है। लेकिन अपडेट क्या करता है? जो पहले से डेटा मौजूद है उसके अंदर बदलाव कर रहा है। तो ये अपडेट जो है वो इसकी श्रेणी में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर TCL कमांड?
TCL फुल फॉर्म क्या होगा? TCL का फुल फॉर्म होगा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। और इसके अंदर अब देखिए यहां पर आता है कमिट एंड रोल बैक, अपडेट एंड ट्रंकेट, सेलेक्ट एंड इंसर्ट और ग्रांट एंड रिवॉक। सभी जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर TCL कमांड? इनमें से TCL कमांड कौन सा है? तो साथियों ये आपको जब मैंने एसक्यूएल की क्लास से ली तो सबसे लास्ट से सेकंड जो क्लास थी वहां पर आपको मैंने इसके बारे में पढ़ाया था। प्रैक्टिकल विद सारी क्लासेज अपलोड है भाई, ध्यान रखिएगा सभी, जिन्होंने नहीं देखे बता देता हूं। तो यहाँ पर TCL मींस ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जो ट्रांजैक्शन हुआ रखा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो लैंग्वेज है, जो कमांड्स है उसके अंदर आता है आपके कमिट एंड रोल बैक। क्या होता है देखो कमिट और रोल बैक। कमिट क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने ये डेटा सारा का सारा एंटर किया है, ये सारा का सारा डेटा एंटर किया है। अब रोल बैक, पहले इसमें रोल बैक आप पहले समझ लीजिए। रोल बैक क्या कर रहा है कि मैंने जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 और 7वां रिकॉर्ड मैंने एंटर किया और मेरे को लगा लास्ट में कि ये रिकॉर्ड मैंने गलती से एंटर कर दिया या अभी इस रिकॉर्ड को मुझे एंटर नहीं करना था। तो अगर यहां पर आप इसके बाद रोल बैक को अगर आप कमांड को जो है एग्जीक्यूट करते हो तो वहां पर इसका मतलब क्या होता है कि ये इसको एक स्टेप पीछे ले जाता है, मतलब ये कमांड वापस हटा देगा या इसको अनडू कर देगा। अगर आपने अनडू यूज किया होगा Ctrl Z वाला तो वो सिस्टम यहां हो जाता है, तो ये रोल बैक कर देता है। अच्छा, अब अगर मैं इसको रोल बैक करूंगा तो क्या होगा कि ये रोल बैक अगर मैंने 1 या 2 बार कर दिया तो क्या होगा, इसके साथ ये भी जाने का खतरा है या डर है अपन को। अपन चाहते हैं कि सिर्फ यहां तक मैंने जो है एंटर किया है और इसके बाद चाहे मैं कितनी भी बार रोल बैक लगा लूं लेकिन ये पीछे ना जाए, मतलब ये परमानेंट सेव हो जाए, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कमिट का यूज करते हैं। तो सिंपल सा है कि कमिट जो होता है जहां तक आपने डेटा एंटर किया है या फीड किया है, फिल किया है, वहां तक का डेटा जो है परमानेंट सेव कर देता है कमिट। रोल बैक क्या करता है, अगर आपको इस डेटा को एक स्टेप वापस ले जाना है पीछे या बैक स्टेप में ले जाना है तो आप क्या करते हैं? रोल बैक का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसकी पूरी प्रैक्टिकल क्लास आपको चैनल के ऊपर उपलब्ध है, देख लीजिएगा। प्रश्न 15, which statement is used to delete all row in a table without having the action logged? ध्यान रखिए, क्वेश्चन को पूरा समझिएगा फिर जाइएगा। डिलीट, डिलीट, रिमूव, ड्रॉप या ट्रंकेट। जल्दी से सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें भाई। तो भाई लगभग सभी ने आंसर दिया है और बहुत ही अच्छा सपोर्ट है भाई, आप बहुत ही अच्छी जो है कोशिश कर रहे हो। जहां तक देखने को मिला है तो मुझे लग रहा है कि भाई आपकी बहुत जने जो ऐसे भी है जिनकी मेहनत जो है बहुत ही अच्छी रंग ला रही है भाई। चलिए अब यहाँ पर समझ लीजिए इसको कि मैंने यहाँ पर पूछा है कि मुझे डिलीट ऑल रोज। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है आपको कि मुझे ऑल रो को डिलीट करना है, ठीक है ना, विदाउट हैविंग द एक्शन लॉग्ड। मतलब यहां पर आप सिंपल सा इसको समझिए कि मुझे टेबल का समस्त डेटा डिलीट नहीं करना है, ठीक है ना। मतलब मुझे टेबल के अंदर जो एक्शन लॉग्ड हो रखे हैं वो डिलीट नहीं करने हैं। या मैं आपको सिंपल सा बताऊं तो मैंने आपको जब क्लास ली थी तब बताया था कि देखो आपको मैंने ड्रॉप और ट्रंकेट की क्लास ली थी। अब पहले इसका क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर आप इसका आंसर बता पाएंगे आराम से। यहां पर मैंने आपको एक क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको ड्रॉप और एक ट्रंकेट की क्लास ली थी। ड्रॉप कमांड अगर आप यूज लेते हैं तो क्या करते हैं, ये टेबल को परमानेंटली पूरा का पूरा डिलीट कर देता है ये इसको। अगर मैं यहां पर ट्रंकेट का यूज लेता हूं तो ये क्या करता है, सिर्फ उसमें जो रोज का डेटा है वो डिलीट करेगा, इसमें जो टेबल का हेडिंग वगैरह है या इस टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो डिलीट नहीं करता है। ये ट्रंकेट और ड्रॉप के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप जिसने अब आपके सामने जो क्वेश्चन रखा गए हैं और इस क्वेश्चन में जिसने डी वाला ऑप्शन दिया है उसका आंसर एकदम सही आया है, यानी यहां पर जो है ट्रंकेट ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 16, Which of the following is not a constant in SQL? प्राइमरी की, नॉट नल, चेक या यूनियन। जिसने कांस्टेंट की क्लास देखी है मेरी वो आराम से इसका आंसर दे पाएगा। चलिए भाई यहां पर जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया है सभी इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कांस्टेंट इन एसक्यूएल। देखिए कांस्टेंट होता क्या, पहले इसको समझिए। कांस्टेंट का हिंदी में अगर आप समझें तो आप मान सकते हैं नियम यानी रूल्स, या फिर आप मान सकते हैं प्रतिबंध। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्रतिबंध। कांस्टेंट क्या होते हैं, प्रतिबंध होते हैं। तो हम एसक्यूएल के अंदर क्या करते हैं, इनका यूज कब लेते हैं,
मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि भाई आपने पिपाड़ सिटी के अंदर, या मैं मान लेता हूं कि मैंने पिपाड़ सिटी के अंदर एक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन की है, या मैंने यहाँ पर कोई भी क्लासेज ओपन की है जिसमें कोई भी स्टूडेंट जो है रजिस्टर हो रहा है, तो उसको बार बार पिपाड़ सिटी का जो एरिया है, यानी पिपाड़ सिटी उसको फिल ना करें, तो वहां पर मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकता हूं, जो उसको वो फिल नहीं करेगा तो भी डिफॉल्ट उसके लिए वो वैल्यू फिल हो जाएगी। या मैं एक ऐसा ले सकता हूं कि एक कोई मैं जो भी ब्रैकेट सेट कर रहा हूं जैसे मोबाइल नंबर का, तो उस मोबाइल नंबर में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डालना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई ना कोई रूल्स या प्रतिबंध लगा सकते हैं, कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं। तो ये तो होता है कॉन्स्टेंट। तो हम क्या करें, अगर ये कांस्टेंट अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद वो उसके अनुरूप ही काम करेगी टेबल। तो कांस्टेंट का सबसे पहला पॉइंट याद रखना है आपको कि कांस्टेंट आपके टेबल लेवल के भी हो सकते हैं और कॉलम लेवल के भी हो सकते हैं। अगर वो कांस्टेंट अपने टेबल लेवल पर लगाया है तो उसका मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट पूरी टेबल के ऊपर काम करेगा। अगर आपने कॉलम लेवल पर लगाया तो उसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ एक कॉलम के ऊपर काम करेगा। कॉलम लेवल वाला आपको एग्जाम्पल बताता हूं कि आपने कभी ऑनलाइन एप्लीकेशन कोई फॉर्म फिल किया होगा, तो वहां पर जैसे आपने कोई मोबाइल नंबर आपसे मांग रखा है, उसके आगे स्टार है मान लिया, अब वो कह रहे हैं कि इसको भरना जरूरी है, वो एक प्रकार का कांस्टेंट मान लीजिए आप। तो अगर आप उस वैल्यू को भरे बगैर अगर आगे जाते तो क्या होता है, उस पेज के ऊपर एरर शो करता है। तो वहां पर आप देख सकते हो कि वहां पर एक क्या होता है, वहां पर कांस्टेंट काम कर रहा होता है। तो कांस्टेंट जो होते हैं इसके में अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट यहां पर देखो प्राइमरी की तो कांस्टेंट होता है, नॉट नल कांस्टेंट हो सकता है। नॉट नल के अंदर क्या होता है कि हम उस ब्रैकेट के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर वाले के ऊपर क्लिक कर दिया, मोबाइल नंबर के ऊपर अगर मैंने नॉट नल अप्लाई कर दिया, उसका मतलब क्या है कि इस एट्रीब्यूट के अंदर जो भी रोज हैं इसके अंदर हम वैल्यू को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। चेक क्या करते हैं कि किसी भी वैल्यू को अपन एंटर करवाने से पहले चेक कर सकते हैं या एंटर करवाने के बाद चेक कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी एक चैटिंग एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो और वहां पर आप 18 ईयर से कम के बच्चों को अलाउ नहीं करना चाहते हैं, तो वहां पर आप एज को चेक कर सकते हो कि भाई चेक, और वहां पर आप आगे लिख सकते हो चेक, चेक और एज। तो यहाँ पे चेक जो है वो एक प्रकार का कांस्टेंट है, लेकिन यूनियन जो है वो किसी भी प्रकार का कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जिन्होंने डी दिया है उसका आंसर एकदम सही है। ठीक है ना, सारे के सारे जो है क्लासेस से उठाए हुए क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। इनमें से कौन सा एक जो है एसक्यूएल का वैलिड फंक्शन नहीं है? काउंट, कंप्यूट, सम और मैक्स। सभी आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिख दें। चलिए भाई, बहुत ही अच्छा। जिसने भी आंसर दिया है अपना आंसर यहाँ पर जांच कीजिएगा। देखिए मैं एक एक करके दिखाता हूँ आपको। एसक्यूएल के अंदर फंक्शंस जो है, काउंट क्या करता है आपका, और सम क्या करता है, मैक्स क्या करता है। देखिए सबसे पहले तो इसका आंसर जान लीजिए कि यहाँ पर सीधा सा कि कंप्यूट जो है कोई भी प्रकार का और फंक्शन जो है वो एसक्यूएल के अंदर नहीं यूज होता है। काउंट क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक ये एट्रीब्यूट है अपना, ये कॉलम है जिसके अंदर यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि ये रोज है। अब यहाँ पर इसने भरा है भाई राम, श्याम, यहाँ पे खाली छोड़ दिया इसको, यहाँ पर महेश भर दिया और यहाँ पर लिख दिया किशन। तो काउंट क्या करेगा, इसका आंसर देगा 1 2 3 और 4। मतलब इस एट्रीब्यूट के अंदर कितनी वैल्यू को फिल किया गया है उसको टोटल वैल्यूज को काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन यूज होता है। कंप्यूट कोई फंक्शन नहीं है। सम क्या करता है कि जैसे मैंने यहां पर मान लेता हूं कि कोई भी यहां पर एक फीस डाल रखा है या कोई भी मार्क्स है, उन सभी को अगर मैं ऐड करना चाहता हूं सभी को, तो वहां पर मतलब उनका टोटल निकालना चाहता हूं तो वहां पर सम फंक्शन का यूज लूंगा। मैक्स क्या करता है कि इस फीस वाले ब्रैकेट या जो भी आप एट्रीब्यूट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी, अधिकतम वैल्यू, तो वो मैक्स यानी मैक्सिमम जो होता है वैल्यू, वो मैक्स फंक्शन यूज करता है। एक इसी प्रकार से मिन भी होता है जो क्या करता है, मिनिमम वैल्यू ज्ञात करता है। तो कंप्यूट जो है वो कोई भी प्रकार का फंक्शन नहीं है एसक्यूएल के अंदर, ध्यान रखिएगा। 18 प्रश्न, which data manipulation command is used to combine the record from one or more table। क्वेश्चन का हिंदी में सुन लीजिए कि हम इनमें से किस कमांड का प्रयोग करके जो है दो या दो से अधिक जो टेबल्स हैं उनको आपस में जो है मर्ज कर सकते हैं या उनको आपस में जोड़ सकते हैं। सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, ज्वाइन या फिर प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है, जब मैंने आपकी इसकी क्लास ली थी तो बताया था, जब जैसे ये एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, इस टेबल को अगर हम यहाँ पर इस टेबल को इसके साथ और इस टेबल को इसके साथ अगर आप मिलाना चाहते हैं तो वहां पर आप जॉइंस का यूज करेंगे, ठीक है। और ये प्रोडक्ट जो है वो जॉइन के अंडर आता है, ध्यान रखिएगा। तो जॉइंस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो या दो से अधिक टेबल को हम क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, उन टेबल का डेटा जो है मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम जॉइंस का यूज करेंगे। जॉइंस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं।
अगला 19वां प्रश्न आपके सामने है, which operator is used to compare a value to a specified list of value, any, between, all या in। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दे। तो देखिए यहां पर आपके सामने इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा आपके इन। ये क्या करता है, जैसे आपने कोई लिस्ट बना रखी है, जैसे मैंने लिया ए, यहां पर ए लिया, जैसे मैंने आपको पाइथन की जब क्लास बताई थी वहां पर लिस्ट बताया था कि ये मेरे पास एक लिस्ट है मान लिया, जिसके अंदर वैल्यू है जैसे 2, 5, 6 और 8 मान लिया। अब मैं यहां पर चेक करता हूं कि क्या ए के अंदर यहां पर 8 है क्या, तो यहां पर आंसर आएगा ट्रू, मतलब ये वैल्यू इसके अंदर है। अगर मैंने यहां पर लिखा 9 और यहां 9 नहीं है तो वो क्या करेगा, फॉल्स में रिटर्न दे देगा। तो इसने कहा है कि अगर आपको किसी लिस्ट में से कोई वैल्यू को कंपेयर करना है या उसको मैच करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, इन ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है ना, एसक्यूएल की जो इन ऑपरेटर है आप वहां पर वेयर क्लॉज के साथ जो है इसका यूज करेंगे, वेयर इन, और वहां पर उसके अंदर आप उस वैल्यू को दे देंगे। ठीक है, वेयर और यहां पर जो भी कॉलम है आप जिसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो इन, और उसके अंदर आप वो वैल्यू को डाल देंगे, तो वो कंपेयर करके आपको आंसर ट्रू फॉल्स में दे देगा। आगे 20वां प्रश्न, if we have not specified ASC or DESC यानी ascending or descending after a SQL order by clause, the following is used by default। यानी ये कह रहे हैं कि अगर हम SQL के अंदर ascending और descending को SQL के अंदर अगर हम order by clause के साथ अगर हम यूज नहीं लेते हैं तो डिफॉल्ट में ये कौन सा अप्लाई होगा, DESC, ASC, there is not default value, और एक होगा आपके none of the mentioned। तो देखिए यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लेके आ रहा हूं। इसमें मैंने आपको जब एएससी और एएससी और डीईएससी के बारे में बताया था तो मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि अगर आप ऑर्डर बाय क्लोज के आगे अगर आपको इसका जो है कोई भी एएससी और डीईएससी नहीं लिखते तो वो डिफॉल्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर में आपका डिटेल जो है लेके आता है। एएससी मींस ए टू जेड, ठीक है, और डीएससी मींस जेड टू ए, यानी बड़े से छोटा और छोटे से बड़े की ओर ये चलते रहते हैं। तो अगर आप ऑर्डर बाय क्लोज के अगर मेंशन नहीं करते तो वहां पर क्या होगा, एएससी जो है डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएगा। 21वां प्रश्न, हाउ कैन यू चेंज थॉम्स इनटू माइकल इन द लास्ट नेम कॉलम इन द यूजर टेबल। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, एक यूजर नेम का टेबल है, यूजर नेम का, जिसके अंदर मैंने एक नेम है जो कि लास्ट नेम में मैंने फिल कर रखा है थॉम्स, उसको मेरे को माइकल करना है। तो आपको ए बी सी और डी इन चारों को देखना है और बताना इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। इसके लिए आपको 20 सेकंड का समय मिलेगा। चलिए 10 सेकंड हो चुका है, 10 सेकंड और आपको दिया जा रहा है, जल्दी से पहचान लीजिए कि इसमें से अगर आप जो लास्ट नेम थॉम्स है उसको माइकल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कौन सा आप जो है स्टेटमेंट यूज करेंगे इसमें से, क्वेरी। तो लगभग सभी ने आंसर दिया है भाई, जिनको समझ में आ रखा है एसक्यूएल तो वो तो आसानी से देख देगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का सिंपल से आपके सामने जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। अब देखिए यहाँ पर इनटू यूज ले लिया है, सिंपल सा सीधा ही आपको दिख रहा है यहाँ पर ये एरर हो चुका है। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, मॉडिफाई यहाँ पर कर रहा है, ये क्या कर रहा है मॉडिफाई, जो कि मॉडिफाई यहाँ पर हम यूज नहीं लेंगे, हम अपडेट यूज लेंगे। तो ये दोनों तो यहाँ पर ही कैंसिल हो चुके हैं। अब लास्ट डी वाला देखिए यहाँ पर कैसे हुआ है, मैंने लिखा है अपडेट यूजर। अब यूजर क्या है, टेबल नेम, तो अपडेट टेबल नेम, ये सेट जो है आप यूज लेंगे यहाँ पर कमांड, फिर लिखेंगे लास्ट नेम। अब लास्ट नेम अपन को क्या डालना है यहाँ पर, माइकल। अब कंडीशन दी वेयर लास्ट नेम इक्वल थॉम्स, यानी जहां पर थॉम्स है उसके अंदर आप क्या कर दो, लास्ट नेम माइकल सेट कर दो, ठीक है। और ये मैंने अपडेट कमांड के साथ किया, तो सिंपल सा ये आपको सीधा सा आंसर इसमें था। आगे 22वां प्रश्न, व्हाट इज रिटर्न बाय इन एसटीआर जावा टी पॉइंट, और यहां पर पी दे रखा है, यानी मैं अगर इन एसटीआर फंक्शन को यूज कर रहा हूं अगर इस जावा टी पॉइंट के ऊपर, तो बताइए यहां पर पी का आउटपुट क्या आएगा। क्वेश्चन के लिए आपके पास भी जो है 10 सेकंड का समय मिल चुका है, जल्दी से जो है फाइंड कर ले भाई इसके अंदर कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर एक 10 सेकंड का और समय दिया जा रहा है। एक दो ऐसे हैं जिनको टाइम मिला नहीं है, मतलब आंसर सही नहीं दे पा रहे हैं, वो देख लीजिए आपके पास, जल्दी से बता दीजिए। अगर किसी ने गलती से आंसर दे दिया वापस चेक भी कर सकता है।
चलिए भाई, यहां पर अब आपके लिए जो क्वेश्चन था वो समाप्त हो चुका है। इन एसटीआर रिटर्न क्या करेगा यहां पर कि यहां पर पी की पोजीशन क्या है इन स्ट्रिंग, यानी यहां पर जो सब स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स नंबर क्या है, ठीक है, इंडेक्स नंबर जो है वो क्या है या वो किस पोजीशन पे है वो यहां पर रिटर्न करता है आपको क्या, ये इन एसटीआर फंक्शन। तो यहां पर एक बार आप देखिए यहां पर टोटल यहां पर कितने कैरेक्टर्स है भाई, काउंट कर लीजिए सभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहां पर देखिए कि मैंने यहां पर फाइंड किया है किसको, पी को, तो इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 और ये हो गया एक 6 स्पेस और ये यहां पर पी जो है 7 नंबर पे, यानी यहां पर आपका आउटपुट जो है वो बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जिन्होंने बी वाला ऑप्शन दिया उनका आंसर एकदम सही है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने। ए कमांड दैट्स लेट यू चेंज वन और मोर फील्ड इन ए टेबल इज, ठीक है, इंसर्ट, मॉडिफाई, लुकअप या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना, एक या एक से अधिक फील्ड के अंदर अगर आप टेबल के अंदर जो है जो फील्ड है उसके अंदर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो कौन सा आप जो है यूज लेंगे कमांड। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए जो समय था वो समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके मॉडिफाई। इंसर्ट जो होता है वो डेटा को नया इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, ना कि उसके अंदर चेंजेस। मॉडिफाई का सिंपल सा है कि इसके अंदर अगर आप जो है जितने चाहे उस फील्ड्स के अंदर आप जो है चेंजेस कर सकते हैं। आगे 24वां प्रश्न। अब यहां पर आपको रिक्त स्थान के अंदर बताना है कि कमांड मेक्स द अपडेट परफॉर्म बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन डेटाबेस। ये मैंने आपको बता चुका हूं मैं इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी। जिसने ध्यान से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है तो वो इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। रोल बैक, कमिट, ट्रंकेट या डिलीट। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, कमिट। मैंने आपको अभी कुछ ही क्वेश्चंस पहले कमिट और रोल बैक के बारे में बताया था। रोल बैक क्या करता है कि जो भी आपने एक्शन किया उसको अगर आप वापस अनडू करना चाहते हैं यानी थोड़ा स्टेप पीछे ले जाना चाहते हैं तो रोल बैक यूज लेंगे। कमिट क्या करेगा, जहां तक आपने काम किया उसके बाद अगर आप जैसे कमिट यूज करेंगे तो उसको वो क्या करेगा, उस डेटा को परमानेंटली स्टोर कर देगा। ठीक है ना, तो ये एक्शन को जो है परमानेंटली स्टोर कर देगा, ये काम आपके कमिट करता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 25वें की ओर। तो 25वां प्रश्न आपके सामने है, विच ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर द नल वैल्यू इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर नल वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम किस ऑपरेटर का प्रयोग लेंगे, इक्वल, इन, इज और नन ऑफ द अबव। चलिए भाई यहां पर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके इज। जब मैंने आपको इज, इन ये सारे जो पढ़े थे तब मैंने आपको इज के बारे में भी पढ़ा था। इज नल, देखो यहां पर एक होता है इज नल, ठीक है, एक होता है आपका इज नल और एक होता है इज नॉट नल। इज नल क्या चेक करेगा कि ये जो रो है इस रो के अंदर जो वैल्यू है वो अगर कोई वैल्यू है तो क्या करेगा, इज नल फॉल्स आंसर देगा। अगर इज नल ट्रू का आंसर कब देगा, जब ये ब्रैकेट खाली होगा, यानी ये जो कॉलम है वो खाली होगा या जो ये रो है खाली होगी, ये सॉरी कॉलम जो है वो खाली होगा, तो क्या होगा, इज नल ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। इज नॉट नल क्या करेगा, अगर ये कॉलम भरा हुआ है तो क्या है, यानी इसके अंदर कोई वैल्यू है तो ये क्या करेगा, यहां पर इज नॉट नल तो ये ट्रू देगा, अगर ये खाली है तो ये फॉल्स देगा। तो ये इज के साथ जो है ये आपके नल यूज होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने साथियों आज की टेस्ट सीरीज के अंदर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं और उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हमने बहुत सारे अलग से भी क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आपको प्लीज आज का जो है वीडियो अच्छा लगा है, इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज आप आने वाली परीक्षाओं के लिए भी प्राप्त करना चाहते हैं, अदर सब्जेक्ट्स की भी, तो सबसे पहला काम आपको करना है और ईमानदारी से करना है। आपको अपनी ईमानदारी को मत भूलिए भैया आप, ठीक है। आपको सबसे पहला काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है और इसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे चैनल के ग्रुप के अंदर शेयर करना है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वहां पर हमें भी पता चलेगा कि भाई कौन अपनी ईमानदारी निभा रहा है, ठीक है। और अपने इस चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार जुड़े तो भी आप जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी आ रही है टेस्ट सीरीज उनके अंदर आपको भी जो है मौका मिल सके जल्द से जल्द जुड़ने का, ठीक है। तो अपनी राय भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आज की टेस्ट सीरीज में आपको कितना मजा आया है और इसी प्रकार से समझाते हुए आने वाली टेस्ट सीरीज भी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आपका अपना संपत भाई
अलविदा ले रहा है। जय हिंद, जय भारत।